हम सभी ने देखा लेसन प्लान के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम आज आपको इस वीडियो में वार्षिक पाठ्य योजना के बारे में बताएंगे। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी योजना को बनाने के लिए हमें उसके प्रारूप को तैयार करना पड़ता है। उस प्रारूप के आधार पर ही हम अपनी योजना को क्रियान्वित करते हैं। और हम सभी ये जानते हैं कि चूंकि शिक्षक है और शिक्षक को विद्यालय में दैनिक क्रियाओं में अपनी अध्यापन का उपयोग करना पड़ता है, तो उस अध्यापन को करने के लिए वह एक प्लानिंग करता है, जिसमें कि हम उसको लेसन प्लान के रूप में उपयोग में लाते हैं, एनुअल लेसन प्लान के रूप में उपयोग में लाते हैं, दैनिक योजना के रूप में उपयोग में लाते हैं। इस तरीके से हम इसको माइक्रो प्लान में भी उपयोग में लाते हैं। पर आज हम इस वीडियो में आपको एनुअल लेसन प्लान में किन बातों की महत्वपूर्ण भूमिका है उसको आज हम विस्तृत वर्णन करेंगे। तो वार्षिक पाठ्य योजना होता क्या है? हम सभी जानते हैं कि जो वार्षिक पाठ्य योजना है वो संपूर्ण सत्र के लिए आवश्यक होती है। जैसे हमने देखा है कि पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है और पाठ्य पुस्तकों में यह लिखा जाता है कि मान लो हमने देखा मैग्नेटिज्म वाली कोई इकाई है, तो वह इकाई को उप यूनिट्स में मतलब उप इकाइयों में विभाजित कर दिया जाता है और उस बुक में उसके बगल में लिखा रहता है कि इसको 20 कालांशों तक पढ़ाना है या 20 पीरियड्स तक पढ़ाना है। ये हम सभी देखते हैं और हम सभी ये जानते हैं क्योंकि हम एक शिक्षक हैं। तो इसी चीज़ को हम वार्षिक पाठ्य योजना में किस तरीके से बनाते हैं और कौन कौन सी बातें इसमें महत्वपूर्ण उपयोगी हैं ये आज हम देखेंगे। सबसे पहले जब हम वार्षिक पाठ्य योजना बनाते हैं तो वार्षिक पाठ्य योजना में संपूर्ण सत्र की कार्यप्रणाली पर आधारित रहती है। संपूर्ण सत्र में कितना कोर्स है, टोटल पाठ्यक्रम कितना है, वह किस विषय से संबंधित है, तो उस विषय से संबंधित होने के आधार पर भी उसको कालांशों में डिवाइड किया जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि मान लो हमने फिजिक्स पढ़ाना है और फिजिक्स में 12 इकाइयाँ हैं, फिजिक्स में 12 इकाइयाँ हैं, तो हम इन 12 इकाइयों को, चूँकि हमारा सेशन जुलाई से शुरू होता है तो जुलाई से हमारा सेशन फरवरी तक एंड हो जाता है, तो जुलाई से फरवरी तक हमें इन 12 इकाइयों को वार्षिक पाठ्य योजना में विभक्त करना है, वार्षिक पाठ्य योजना के प्रारूप में विभक्त करना है। तो हम इन इकाइयों को विभाजित करते हैं। अब इकाइयों को विभाजित करने के साथ साथ हम यह देखते हैं कि वह पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के लिए उस इकाई को पढ़ाने के लिए कितने क्लासेस की आवश्यकता होती है, कितनी क्लास हम लें कि वो इकाई हमारी पूर्ण हो जाए। तो ये कौन देखता है? यह सब्जेक्ट टीचर देखते हैं। यह हर सब्जेक्ट टीचर का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हमारी जो टोटल इकाइयाँ हैं उन इकाइयों को हम किस तरीके से कालांशों में विभाजित करें तो हमारा जो वार्षिक प्लान है वो कंप्लीट हो जाए। वहाँ उस कालांश उस पाठ्यक्रम में कहीं पर भी कोई त्रुटि ना रह जाए। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हम सबसे पहले यह देखते हैं कि उस सेशन में कितने कार्य दिवस हैं। उन कार्य दिवसों की गणना हम करते हैं। मान लो हमारा जुलाई से सेशन शुरू हो रहा है और फरवरी तक हमको उसको कंप्लीट करना है, तो जुलाई से फरवरी तक वर्किंग डेज कितने हैं, वर्किंग डेज कितने हैं, कितने वर्किंग डेज में हम कितनी क्लास लेंगे और कितनी क्लासों में हम अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। कार्य मतलब अपनी इकाइयों का अध्यापन कार्य पूर्ण करेंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम के अलावा भी स्कूलों में अन्य शैक्षिक गतिविधियाँ होती हैं, उनको भी हम इसमें ध्यान रखते हैं। इसके अलावा जो सार्वजनिक अवकाश होते हैं उन अवकाशों का ध्यान रखा जाता है। उसके अलावा जुलाई से लेकर फरवरी तक
के आधार पर हम वार्षिक योजना को कैसे पूर्ण करें। तो इसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखते हैं कि इनका स्तर क्या है। हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, मिडिल है या प्राइमरी है या बिल्कुल और छोटी प्री प्राइमरी क्लास है। तो इन चीजों का ध्यान हमें एनुअल प्लान में रखना अति आवश्यक होता है। इस प्रकार हम इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए वार्षिक पाठ योजना तैयार करते हैं। नेक्स्ट इसमें इम्पोर्टेंट चीज होती है कि इसके हम स्टेप्स क्या क्या लें, वार्षिक योजना के स्टेप्स हम क्या क्या लें। तो सबसे पहले हम लेते हैं विषय वस्तु का निर्धारण। हम सभी जानते हैं कि विषय वस्तु क्या होती है। जो इकाइयाँ होती हैं, इकाइयों में कंटेंट होते हैं, उन कंटेंट में किसमें कितना टाइम लगेगा यह हम निर्धारित करते हैं। तो इसके निर्धारण के लिए हम अपना प्लान पहले से ही तैयार कर लेते हैं। कुछ यदि कठिन विषय वस्तु है तो उस विषय वस्तु को विद्यार्थियों को समझाने में कितना समय लगेगा, विद्यार्थियों को समझ में आएगा या नहीं आएगा, उसमें हम ये क्लासिफिकेशन कर लेते हैं। दूसरी चीज इसमें होते हैं दूसरी चीज होती है इकाईवार परीक्षण। हम सभी जानते हैं कि विद्यालयों में इकाईवार परीक्षण में ये देखा जाता है कि सबसे पहले उनका फर्स्ट यूनिट टेस्ट होता है, फिर उनका सेकंड यूनिट टेस्ट होता है, फिर उनका हाफ ईयरली होता है, फिर उनका प्री बोर्ड होता है। तो इन सब के आधार पर भी वार्षिक योजना को तैयार किया जाता है, इस इकाईवार परीक्षण को किया जाता है। इस परीक्षण को करके प्रत्येक विद्यार्थी की शैक्षिक उपलब्धि निकाली जाती है और टोटल परीक्षण के आधार पर, उपलब्धि के आधार पर यह देखा जाता है कि उस इकाई में बच्चों को कोई परेशानी तो नहीं है। यदि उनको परेशानी है तो अतिरिक्त क्लास के द्वारा उस प्रॉब्लम को, समस्या को दूर किया जाता है। नेक्स्ट चीज आती है इसमें उपचारात्मक शिक्षण और पाठ्यक्रम का निर्धारण। चूंकि अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि इकाईवार परीक्षण हमने किया और इकाईवार परीक्षण में हमने जो कठिन यूनिट्स थी उनको इस तरीके से डिवाइड किया कि जिसमें बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टीज के आधार पर कुछ जो चैप्टर्स होते हैं वो कठिन होते हैं, तो उनको कठिनता के स्तर के आधार पर उनको अधिक समय दिया जाता है, चाहे वो कोचिंग संस्थान हो, चाहे वो विद्यालय हो और चाहे वो ट्यूशन क्लासेस हो। इसी चीज में हम ये देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम का निर्धारण है वो वार्षिक पाठ योजना में पाठ्यक्रम का निर्धारण इस तरीके से किया जाता है जिससे सभी विद्यार्थियों को उसमें समझ में आ सके। और हम यहाँ पर ये उपचारात्मक शिक्षण की यदि बात करें तो उपचारात्मक शिक्षण की उपयोगिता तब होती है जब हमने ये टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद उपलब्धि स्तर कम आया बच्चों का, तो हम उनकी अतिरिक्त क्लास लगाकर उनका उपचारात्मक शिक्षण करते हैं। इसी में वार्षिक योजना के स्टेप्स में आता है लास्ट पॉइंट हमारा शिक्षण सहायक सामग्री। अब चूंकि हमने देखा कि हमने कोई यूनिट पढ़ाई की और यूनिट पढ़ाने के बाद बच्चों की उपलब्धि कम आई, उनका उपलब्धि स्तर कम आया, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने के लिए शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग करेंगे। वैसे भी यदि विज्ञान विषय वाला या गणित विषय वाला है या हिंदी विषय या किसी भी विषय की हम बात करते हैं तो सभी विषयों में शिक्षण सहायक सामग्रियों की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। आज के समय में यदि हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो भी हम उनको शिक्षण सहायक सामग्रियों के माध्यम से या अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से छोटे छोटे उनको फिगर दिखा सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं एक्टिविटीज़ के आधार पर। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हमने वार्षिक योजना बनाई है वो वार्षिक योजना, चूँकि एनुअल हम इसको बोल रहे हैं लेकिन ये हर दिन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, तो वार्षिक योजना का भी उतना ही योगदान होता है एक शिक्षक के अध्यापन के कार्य में जितना कि एक लेसन प्लान का उपयोग होता है। यदि आपने इन विभिन्न बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने विषय की वार्षिक योजना को बनाया है तो वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही उसका महत्वपूर्ण योगदान है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किन बातों का वार्षिक पाठ योजना के